किसी थिक वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे इनफिनिट लेंथ की एक थिक वायर है। अब हम इस थिक वायर की एक्सिस से r डिस्टेंस पर स्थित किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना चाहते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात करने के लिए हम एक एम्पीरियन लूप की कल्पना करते हैं और ये जो एम्पीरियन लूप होगा ये सर्कुलर शेप का होगा। अब इस एम्पीरियन लूप के द्वारा बाउंड किया गया एरिया ये वाला होगा। और ये जो एरिया होगा बाउंड किया गया ये एक प्रकार का सर्किल होगा और जिसकी रेडियस r होगी, राइट। अब इस बाउंड किए गए एरिया से मान लेते हैं I डैश करंट फ्लो हो रही है केवल इस बाउंड किए गए एरिया से, और जो टोटल करंट फ्लो हो रही है इस पूरे कंडक्टर में वो I करंट है। तो इस बाउंड किए गए एरिया से यदि I डैश करंट फ्लो हो रही है तो इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से होगा। करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है तो जो राइट हैंडेड वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को प्रदान करेगा अंदर से बाहर की ओर। तो ये है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम एम्पीरियन लूप भी कुछ इस प्रकार से लेंगे कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो। तो हमने जो इस सर्कुलर एम्पीरियन लूप लिया है इसकी डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखेंगे, राइट। अब यदि एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन इस प्रकार से हो तो पॉजिटिव करंट कौन सी होगी? आप देख सकते हो कि चूंकि इस एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन इस प्रकार से है अंदर से बाहर की ओर, तो ऊपर की तरफ जाने वाली करंट पॉजिटिव होगी। इसका मतलब जो I डैश करंट है जो कि इस बाउंड के एरिया से गुजर रही है वो पॉजिटिव होगी। तो अब हम एम्पीयर के नियम की सहायता से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये मैंने लिया एम्पीयर्स लॉ। अब आप यहां पर देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड B और इस क्लोज पाथ पर लिए गए लाइन एलिमेंट इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इन दोनों के बीच में बना हुआ एंगल 0 होगा। तो इस प्रकार से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये आपको हो जाएगा सिग्मा i ज्ञात करेंगे। सिग्मा i क्या चीज है स्टूडेंट्स? सिग्मा i बेसिकली क्या है कि इस एरिया से गुजरने वाली करंट का अलजेब्रिक सम। अब चूंकि इस एरिया से केवल I डैश करंट गुजर रही है कि सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी, सो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी I डैश, राइट। अभी I डैश कितना होगा? अब फ्रेंड्स मान लेते हैं कि इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ये जो एरिया है इसके सर्कुलर पार्ट का उसका एरिया A है, राइट। इसकी वैल्यू कितनी है? A है। अब इस A एरिया से I करंट फ्लो हो रही है। A एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है? I, राइट। अब ये जो बाउंडेड एरिया है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई r स्क्वायर, राइट। क्योंकि जो बाउंडेड जो एरिया है वो सर्किल है और आपको पता है कि सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। अब यदि A एरिया से गुजरने वाली करंट I है तो यूनिट एरिया से गुजरने वाली करंट होगी I अपॉन A। स्टूडेंट्स इस I अपॉन A यानी कि करंट पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी।
करंट डेंसिटी। अब यदि ए एरिया से आई करंट फ्लो हो रही है तो यूनिट एरिया से करंट फ्लो होगी I अपॉन ए, तो पाई आर स्क्वायर एरिया से फ्लो होने वाली करंट कितनी हो जाएगी I अपॉन ए और पाई आर स्क्वायर, राइट। अब मान लेते हैं कि इस सिलेंडर की रेडियस r है, तो इस a की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, राइट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस बाउंड किए गए एरिया से फ्लो होने वाली करंट कितनी हो जाएगी I डैश I, एक वैल्यू पे देंगे पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो I आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने बाउंडेड करंट की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे बी बी एल और सिग्मा आई डैश इक्वल होगा जिसमें आपको पहले बताया है कि इस सर्किल के प्रत्येक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक समान रहेगा, एक जितना ही रहेगा, इसलिए ये जो बी होगा ये कांस्टेंट होगा क्योंकि इस सर्किल के प्रत्येक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसलिए इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे। ये क्वांटिटी ये बताती है कि जो एम्पीरियन लूप है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, राइट। और आप याद कर सकते हो यदि इसकी रेडियस r है तो यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई r के इक्वल। आर से कैंसिल हो जाएगा तो बी आप आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो कि इस थिक वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप इस एक्सिस से दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आपने मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात किया। अब इसकी सरफेस पे कितना हो जाएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो कि यूनिट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी कैपिटल आर की। तो आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। तो इसके सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तो ये आपने जो ज्ञात किया है कि इसके सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं कि इसके अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी और आर एक्सिस से डिस्टेंस, तो आप देख सकते हो कि इसकी सतह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है और सतह के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर होता है, राइट। तो जो बाहर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से करेगा, जैसे आर बढ़ेगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा सतह के बाद। सतह के अंदर जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, राइट। ये सतह के अंदर, ये सतह के बाहर। सतह के अंदर यानी कि सरफेस के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल होगा, जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा।
और इससे बाहर जैसे मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर जैसे r बढ़ेगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। राइट, तो स्टूडेंट इस प्रकार से भी लेक्चर में आपने इस थिक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात करनी सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।